हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, ये अपनी जो क्लास रहेगी ये इंग्लिश क्लास है और इंग्लिश की स्टार्टिंग जो होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फ़ाबेट से फिर मिलकर हम वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसी वर्ड के फॉर्मेशन के बेसिस पर फिर हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है या उसका हम कहें कि एक सेंटेंस का जो बेस फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्रिएटेड होता है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटेंस की बात की, उस सेंटेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो वर्ब का पार्ट होता है और वर्ब का ये जो पोर्शन है इसके हम स्टडी करते हैं टेंस के अंदर। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ये टॉपिक है टेंस। आई होप आपको पता होगा कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, फिर भी इसके बेसिक्स से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसके हम जो टाइप्स है वो देख लेते हैं। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस जो होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन से होंगे, देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर रहकर अगर हम कुछ भी बात करते हैं, ये हमारा नाउ मतलब अभी हम अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो कुछ भी है ये हमारा प्रेजेंट है। और अब के पहले अगर हम लौट कर देखें, अब से पहले हमने क्या किया, बिफोर 1 सेकेंड की भी अगर हम बात करें कि बिफोर 1 सेकेंड हमने क्या किया है, वो सब कुछ अपना हो जाएगा लास्ट का पोर्शन जिसको हम कहेंगे पास्ट। तो अभी से पहले हमने क्या किया वो सब कुछ हमारा पास्ट हो जाता है। अब के बाद हम क्या करने वाले हैं, इट मीन्स अगर हम फॉरवर्ड देखें, आगे की तरफ अगर हम देखते हैं तो अब के बाद क्या होगा वो कंप्लीट अपना फ्यूचर होगा। तो टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन डिवाइडेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि बेसिकली टेंस को हम टेंस के फॉर्म में नहीं देखकर अगर इसको हम टाइम के फॉर्म में देखें तो कुछ ज़्यादा इजीली हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टाइम होता है वो प्रेजेंट का होता है, टाइम पास्ट का भी था और टाइम फ्यूचर का भी आने वाला होता है। अब ये इस टेंस की एक फैमिली बनी है जिसके 3 मेंबर्स हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इस फैमिली के कुछ और भी मेंबर्स हैं जो इन 3 टेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं। आगे ये जो टेंस है 3 टेंस, ये फर्दर कुछ इस टाइप से या इस फॉर्म में ये डिवाइड होते हैं, जहाँ पर अगर हम पास्ट की अगर फर्स्ट इधर हम पास्ट की अगर हम बात करें, ठीक वैसे ही प्रेजेंट की बात होगी और ठीक वैसे ही फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट की। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इंडेफिनिट टेंस ही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो टेंस होगा वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा और इस कॉन्टिन्यूस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस पे बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो टेंस होगा वो आपका परफेक्ट टेंस होगा और 4th नंबर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इसको हम कहेंगे। तो बेसिकली 3 जो टेंस होते हैं या हम कहें कि जो टाइम होता है 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन 3 टाइम्स के अपने भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंट की हमने बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे आप बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ठीक ऐसे ही अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में भी ठीक ऐसे ही ये 4 इसके पार्ट्स होंगे। इसको मैं कुछ ऐसा डिनोट कर देता हूं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम बोल सकते हैं कि पास्ट के भी 4 पार्ट हुए,
पास्ट इंडेफिनेट, अदरवाइज पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक ऐसे ही फ्यूचर के पार्ट्स भी बनेंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि किसी भी जो टेंस होता है, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके 4 पार्ट्स होंगे और इन पार्ट्स की हमने बात की। अब देखिए, बेसिकली हम जो टेंस पढ़ते हैं उस टेंस को हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो अगर कोई भी सेंटेंस हमें गिवन हो और उस सेंटेंस के बेसिस पे अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पुटअप करें कि सेंटेंस को रीड करके आप बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस का यूज हुआ है, इन केस उस सेंटेंस में आपको केवल एक सिंगल वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और वो सिंगल जो वर्ड है वो ही आपको उस पूरे सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करवा देगा। तो वो सिंगल वर्ड कौन सा होता है? देखिए, ये जो सिंगल वर्ड होता है जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि एक जो सेंटेंस है उसमें टेंस कौन सा है उसकी हम नॉलेज लेंगे। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की जानी हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे बाय वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब का यूज हुआ है उस वर्ब के बेसिस पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर अपने को क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ही वर्ब फिलिंग का होगा। इट मीन्स अपने को अपने आंसर में ही वर्ब राइट करना होगा। अभी हमने कहा कि सेंटेंस के अंदर हम वर्ब के बेसिस पे टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब ही नहीं होगी तो फिर किसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में इस टेंस की वर्ब का अपने को यूज करना रहेगा। इसके लिए कुछ अदर टर्म्स होती है, उन टर्म्स को भी अपने को आइडेंटिफाई करना होगा एक सेंटेंस के अंदर। कब तक? जब तक हम बात करेंगे इस टेंस टॉपिक की। वो अदर टर्म्स क्या होगा? हम आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब को, और ये जो एडवर्ब होगी ये टाइम को डिफाइन करने वाली एडवर्ब होनी चाहिए। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वहाँ पर आपको एक टाइम एडवर्ब जरूर गिवन होगी। उस टाइम एडवर्ब के बेसिस पर अपने को उस सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। सपोज कीजिए उस सेंटेंस के अंदर अपने को टाइम एडवर्ब भी गिवन नहीं है। इन केस सेकंड जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि आपको उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई कैसे करना होगा? सपोज कीजिए कोई ऐसा सेंटेंस अपने को एज ए क्वेश्चन फॉर्मिंग गिवन है जहां उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सपोज कीजिए महात्मा गांधी है। अब आपको पता है कि जो महात्मा गांधी है वो प्रेजेंट टाइम में अलाइव, जीवित नहीं है। इन केस गांधी से जुड़ी हुई अगर प्रेजेंट में हम कोई भी बात करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई जो भी बात होगी वो हमारे कौन से टाइम को डिफाइन करेगी? पास्ट को। इट मीन्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस सब्जेक्ट के बेसिस पर कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जिस टेंस की बात की जानी है या वर्ब का यूज किया जाना है वो और कोई वर्ब नहीं होगी बल्कि वो पास्ट फॉर्म में होगी। तो एक सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करने के 3 प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। बाय वर्ब, अदरवाइज बाय एडवर्ब, अदरवाइज बाय सब्जेक्ट। ये 3 वेज है जिनके बेसिस पर हम एक सेंटेंस के अंदर टेंस के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए
अब बात कर लेते हैं, अभी हमने कहा कि टेंस टॉपिक में अपने को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो ओनली वर्ब कंसेप्ट के ऊपर अपने को करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेंस में अपने को जो आंसर करना रहेगा वो केवल एक वर्ब का जो फॉर्म होगा वो राइट करना है, और वो राइट करते हमारा आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली एक टेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका वर्ब। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और पूरे टेंस के टॉपिक में केवल और केवल आपको इस वर्ब के ऊपर ही अपना पूरा फोकस करना है। वर्ब समझ में आई तो टेंस टॉपिक भी आपका क्लियर। अब देखिए बेसिकली वर्ब होती क्या है। अगर मैं वर्ब को कहूँ तो वर्ब हो गई एक सेंटेंस के अंदर जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है इस चीज को क्लियर करता हो, वो वर्ड ही उस सेंटेंस की वर्ब होगी। अब हमें कैसे पता चले कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन करता है? तो भैया सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारे एक्शंस होते हैं। और उन एक्शंस को अगर हम थोड़ा और सिंपल फॉर्म में कहें तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमारे थ्रू जो भी वर्क डन होते हैं, किए जाते हैं, वो सभी वर्क ही अपना वर्ब का रोल प्ले करते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर हमें कैसे ये आइडेंटिफाई हो कि ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे अभी आई एम टॉकिंग इन हिंदी, तो जनरली क्या होता है कि बच्चे जब भी उनको कोई सेंटेंस राइट करना होता है तो वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो उस ट्रांसलेशन में अपने को वर्ब कौन सी है इसका आइडेंटिफिकेशन अगर करना हो तो देखिए जनरली क्या होता है कि एक हिंदी का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में वो वर्ड, सभी वर्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली अदरवाइज मोस्टली जो वर्ड्स हैं, अगर हिंदी के किसी वर्ड के लास्ट में आपको ये ना लिखा हुआ मिल जाए तो वो ना से एंडेड वर्ड ही उस हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का रोल प्ले करेगा। अगर उस वर्ब को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस वर्ड को या उस वर्ड के बेसिस पर हम वर्ब की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ बहुत इजी होगा या इजी हो जाएगी कि उस सेंटेंस को हम इजीली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अपना जो कंफ्यूजन होता है वो वर्ब के आइडेंटिफिकेशन में ही होता है, तो उसके लिए आपको इस वर्ड का यूज करना होगा। अब देखिए हमने पता किया कि वर्ब बेसिकली क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड होगा वही उस सेंटेंस का वर्ब होगा। अब एक्शंस क्या होते हैं, सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक, रात को सोने तक हम जितने भी वर्क करते हैं वो सारे वर्क ही हमारा वर्ब का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि हम कई बार हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और उस ट्रांसलेशन में हिंदी का कोई भी ऐसा वर्ड या मोस्टली ऐसे वर्ड जिसकी एंडिंग ना से होती हो वो वर्ड ही उस सेंटेंस के अंदर वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो ये तो बात हो गई वर्ब्स के रिगार्डिंग। अब इस वर्ब के कुछ टाइप्स भी होते हैं, इस वर्ब के कुछ टाइप भी होंगे। अब देखिए टाइप कौन कौन से होंगे। एक तो इसका टाइप जो बनेगा वो रहेगा आपका मेन वर्ब, और सेकंड जो टाइप होगा इसका वो रहेगा आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम सिंपल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड से ही नोन है। ठीक है, कई बार अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सुनते हैं तो सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है, जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली वही आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने बात की, तो इस पूरे टेंस में वैसे तो हमें
हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऑप्शन की बात करेंगे जहाँ पर आपको हर टेंस की जो वर्ब्स है वो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स है वो ओनली 3 वर्ड्स से फॉर्म्ड होती है। या तो वो हेल्पिंग वर्ब डू से क्रिएटेड होगी, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब बी से फॉर्म्ड होगी, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हैव से फॉर्म्ड होगी। इसके अलावा जो वर्ब रह गई वो कुछ मॉडल वर्ब्स होती है। तो उन मॉडल वर्ब्स का डिस्कशन हम टेंस के टॉपिक में नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक सेपरेट चैप्टर है मॉडल, वहाँ पर जाकर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पता किया कि जो बेसिकली टेंस के टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो 3 हेल्पिंग वर्ब्स होगी, डू, बी, हैव। इसके अलावा यहाँ पर टेंस के टॉपिक में मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब के बारे में हमको पता रखना है कि मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है। यहाँ पर अपने को पता करना है कि मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है, और ये जो फॉर्म्स होती है इसको अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसा, मेनली, यहाँ पर मेनली इसकी 3 फॉर्म्स होती है। एक वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती है। और अगर हम कंप्लीट फॉर्म्स की बात करें, ओवरऑल, अगर ओवरऑल फॉर्म्स की आप बात करो तो इसकी 5 फॉर्म्स होती है। अब 3 फॉर्म्स कौन सी, 5 फॉर्म कौन सी? तो देखो इजी है। हम बोलते हैं ना मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हम बोलते हैं मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, हम बोलते हैं मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इन थर्ड फॉर्म से नेक्स्ट जो फॉर्म्स होगी वो आपकी हो जाएगी मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म और मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म। तो बेसिकली बुक्स के अंदर जो हमें मेन वर्ब की फॉर्म्स फाइंड होती है वो इन 3 फॉर्म्स में ही होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि मेन वर्ब की टोटल फॉर्म्स कितनी होती है, तो ओवरऑल जो फॉर्म्स है वो तो 5 होती है, लेकिन मेनली जो फॉर्म्स होती है वो आपको 3 फॉर्म्स से ध्यान रखनी है। ये 3 फॉर्म्स कौन सी हो गई? जैसे अगर मैं बात करूँ गो, सेकेंड फॉर्म गो की वेंट, और थर्ड फॉर्म गो की गॉन। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने राइट की है, गो, वेंट, गॉन, एक एग्जाम्पल हमने लिया है वर्ब का जिसमें हमने वर्ब लिया गो। ये जो गो है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म है, इससे बनी सेकंड और इसी से बनी थर्ड फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए हमने कहा कि एक वर्ब की ओवरऑल 5 फॉर्म्स हो सकती है। अभी हमने कहा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ये तो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं जो मेन वर्ब की होगी। अब इसमें अपने को देखो क्या क्या पता करना। देखिए जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है ये एक वर्ब की बेस फॉर्म होती है, मतलब आगे की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तक हम पहुंचेंगे, ये सेकंड से लेकर फिफ्थ फॉर्म तक की जो भी फॉर्म्स हम बनाएंगे ये सारी फॉर्म्स का जो बेस होगा वो अपना मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होगी। इसके अलावा ये जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ये बेसिकली प्लूरल होती है। अब यहाँ पर हमने वर्ब को सिंगुलर प्लूरल क्यों कहा इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे जैसे हम आगे इस टॉपिक में मूव करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये अपनी बेस फॉर्म होती है, और ये जो बेस फॉर्म होती है इसका नंबर हमेशा प्लूरल होता है। साथ ही आप ये भी ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर ओनली 2 ही नंबर्स यूज़ होते हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। या तो वो नंबर सिंगुलर होगा या फिर वो नंबर प्लूरल होगा। तो यहाँ ये सिंगुलर प्लूरल का जो केस है ये भी अपने को वर्ब के साथ समझकर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म होती है, और इस बेस फॉर्म का जो नंबर होता है वो प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है इसका। इसके बाद अब मैं डायरेक्ट आता हूँ फिफ्थ फॉर्म के अंदर। देखिए
ये जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये भी फर्स्ट फॉर्म से ही क्रिएटेड होती है, ठीक है, लेकिन ये बेस फॉर्म नहीं होती। इसको बेस फॉर्म नहीं कहकर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी अभी कहा कि इंग्लिश के अंदर 2 नंबर्स की हम बात करते हैं, जहाँ एक नंबर अगर प्लूरल है तो दूसरा नंबर जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वर्ब के अंदर जो सिंगुलर वर्ब होती है वो मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म होती क्या है, देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वर्ब, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्ब। यहाँ पर हम वर्ब के नेम्स पे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम प्रेजेंट वर्ब बोलते हैं। ठीक ऐसे ही मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसे भी हम प्रेजेंट वर्ब भी बोलते हैं, प्रेजेंट वर्ब। लेकिन अब एक ही टेंस में दो तो वर्ब का यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम फर्दर जो है क्लासिफाई कर देते हैं अदर आइडेंटिफिकेशन के साथ, जहां पर इस मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म को हम बोलते हैं एस वाली फॉर्म। एस वाली फॉर्म मीन्स क्या हुआ कि ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में अगर एस या ईएस एड हुआ हो तो वो जो वर्ब होगी एस या ईएस से एंडेड, ये वर्ब फिफ्थ फॉर्म होगी। देखिए मैंने कहा कि एस एडेड हुआ हो, अगर उस वर्ड के एंडिंग में ही एस है, वर्ड का फॉर्मेशन जो किया गया है उसके लास्ट में पहले से ही एस है, हमने ऐड नहीं किया, इन केस इसका मतलब नहीं है कि उसके लास्ट में एस आ गया तो वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही होगी, नहीं। अगर उसमें एस या ईएस सेपरेटली ऐड किया गया है इन केस वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, जबकि फर्स्ट फॉर्म में ऐसा कुछ भी एडेड नहीं होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड फॉर्म को कहें तो ये पास्ट फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पास्ट फॉर्म या पास्ट वर्ब के नाम से ये जानी जाती है। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो जब भी हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर केवल आपको अपने माइंड में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि पास्ट का मतलब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ही होता है। पास्ट टेंस पढ़ रहे हो, वहाँ पर जाकर अगर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो वो आपका आंसर वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट टेंस। इसके बाद अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये थर्ड फॉर्म जो है ये बेसिकली पास्ट फॉर्म के जैसे ही रोल प्ले करती है, इसलिए इसे हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मतलब ये पास्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होती है उसके जैसे ही ये अपना रोल प्ले करती है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन मेन ऑफ सेकंड फॉर्म का जो यूज है वो हम कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं कर सकते। उसका जो यूज है सेकंड फॉर्म का ये तो ओनली और ओनली पास्ट टेंस में ही यूज होगी, लेकिन थर्ड फॉर्म हमने कहा कि पास्ट के जैसे रोल प्ले करेगी। फिर भी इसका यूज है वो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर थ्री टेंस में करेंगे। क्यों करेंगे, ये जब इनकी बारी आएगी थर्ड फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे टेंस के अंदर, सेपरेट टेंस के अंदर, तब हम समझेंगे। इसके बाद फोर्थ जो फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको क्यों बोलते हैं, देखिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम एक अनादर नेम से भी कई बार बोलते हैं जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म क्या हुआ, अगर किसी भी वर्ब के एंड में आईएनजी एडेड हो तो उस आईएनजी एडेड वर्ब के उस आईएनजी एडेड वर्ब को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने को पता रखना है कि अगर ऐसी कोई भी वर्ब हो जिसके लास्ट में आईएनजी एडेड हो, अगर एक एग्जांपल आप लें तो जैसे प्ले, अगर इस प्ले में मैंने आईएनजी एड सपोज कीजिए नहीं किया, इसको मैं यहाँ लेता हूँ, एक वर्ड या एक वर्ब मैंने ली प्ले, अभी ये अपना सिंपल सा वर्ड है प्ले, तो ये सिंपल सा जो वर्ड है यही अपनी बेस फॉर्म है, तो जो भी बेस फॉर्म होगी वो अपनी फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर इस
वर्ब में मैंने ईडी ऐड किया, तो ये ईडी ऐड होते ही या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। अब कैसे सेकंड फॉर्म होगी, कैसे थर्ड फॉर्म होगी, इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक सेकंड फॉर्म जो होती है वो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है, जबकि जो थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज़ हमेशा ही एक हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ईडी एडेड है तो ये सेकंड फॉर्म भी हो सकता है और थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर उस ईडी से एंडेड वर्ड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इन केस वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी रहेगी। इसी वर्ड में अगर मैंने आईएनजी ऐड किया तो ये जो प्ले से बना प्लेइंग, ये प्लेइंग हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हो गया आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी वर्ड में अगर मैंने एस ऐड किया तो एस को ऐड करते ही ये अपनी फॉर्म बन जाएगी फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म जो होती है ये एस या ईएस वाली वर्ब भी होती है, तो इसके लास्ट में मैंने ऐड किया एस, तो एस ऐड करते ही ये बन गई प्लेस, और प्लेस जो है ये आपकी हो जाएगी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। चलिए, अब हमने बात कर ली मेन वर्ब की, हमने बात कर ली हेल्पिंग वर्ब की। अब ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि जो टेंस होते हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, टाइम के बेसिस पे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनको भी फिर हमने आगे क्लासीफाई कर दिया 4 पार्ट्स जो कि ईच टेंस के थे, और ऐसे 4 × 3 अपने पास 12 टेंस आए। अब ये चीज़ आप ऑलवेज रिमेंबर रखना कि हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी एक मेन वर्ब भी होती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिना हेल्पिंग वर्ब या बिना मेन वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस जो है वो राइट नहीं कर सकते। हाँ, बिना हेल्पिंग वर्ब के एक सेंटेंस राइट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो बिना मेन वर्ब के राइट किया जा सकता हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अब हमने बात की कि बेसिकली किसी भी सेंटेंस को हम बिना हेल्पिंग वर्ब लिख भी सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बिना मेन वर्ब नहीं लिख सकते। तो वो कौन से सेंटेंस होंगे जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख सकते हैं, और कुछ वो सेंटेंस जिनको हम बिना हेल्पिंग वर्ब के भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत हल्का सा डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इसी टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सेंटेंस के बारे में जो डिस्कशन होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।